नमस्कार। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री का टॉपिक रिबेल्स एंड द राज द रिवोल्ट ऑफ 1857 पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है धर्म सिंह मीना। मैं पीजीटी हिस्ट्री के पद पर कार्यरत हूँ और पीएमसी केंद्रीय विद्यालय करौली में पदस्थ हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार से हैं। चैप्टर को डिस्कस करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो निम्न विषयों पर अपनी जो समझ है वो विकसित कर पाएंगे। व्हाट द रिबेल्स वांटेड, विद्रोही क्या चाहते थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के विजन के विषय में विद्यार्थी जान पाएंगे और वो सारी चीजें जो ब्रिटिश लोगों की तरफ से ऑपरेशन थी उन सभी सिंबल्स का विद्रोहियों ने जो विरोध किया उसके विषय में समझ मजबूत होगी। साथ ही विद्रोही उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करके एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने विद्रोह को किस प्रकार से दबाया, उसकी प्रकृति उसका नेचर किस प्रकार का था, इसके विषय में विद्यार्थी जान पाएंगे। साथ ही ब्रिटिशर्स और इंडियन नेशनलिस्ट ने उस रिवोल्ट को किस प्रकार से अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया, इस विषय में भी विद्यार्थियों को जानने का अवसर मिलेगा। The revolt of 1857 and its representation, इसमें जो मुख्य हमारा जो फोकस है वो इस प्रकार से रहेगा। What the rebels wanted, आखिर विद्रोही क्या चाहते थे, उनका मकसद क्या था। Their vision of unity, एकता की कल्पना, किस प्रकार से भारतीय लोगों को एक करने के विषय में सोच रहे थे। उत्पीड़न के खिलाफ किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को एकजुट किया, जो उनको उत्पीड़न कर रही थी उसका उन्होंने विरोध किया। साथ ही वो एक वैकल्पिक सत्ता की तलाश का भी इंतजाम करने का प्रयास कर रहे थे और ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से विद्रोह को कुचला, किस प्रकार से उसका दमन किया, इस विषय पर हमारा ध्यान रहेगा। और अंतिम रूप से हम लोग किस प्रकार से विद्रोह को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारे पास उसको जानने के लिए कौन कौन सी छवियां या स्रोत उपलब्ध हैं, इस विषय पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। व्हाट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह का जो पृष्ठभूमि है उस विषय पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है ये एक सिपॉय म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है, जो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। 11 और 12 मई आते आते जो विद्रोह था वो दिल्ली तक पहुंच गया और सर्वसम्मति से मुगल शासक बहादुर शाह जफर को सबने अपना एक सांकेतिक नेता मान लिया था। धीरे धीरे विद्रोह उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला और अंतिम रूप से जब ये देखा गया कि विद्रोही अपना बहुत ज्यादा प्रयास करते चले जा रहे हैं तो समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को उससे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और धीरे धीरे एक बड़े स्तर पर उत्तर भारत में इस विद्रोह की ज्वाला फैली। जैसा कि मानचित्र में दिया गया है, ये जो मानचित्र है ये हमें दिखा रहा है कि कितने क्षेत्र पर किस जगह पर ब्रिटिशर्स ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो मानचित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल 1857। धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स का प्रभाव पूरे भारत में बढ़ता चला जा रहा था तो ऐसी स्थिति में विद्रोह के अलग अलग केंद्रों में कुछ उथल पुथल प्रारंभ हुई। उसी को यहाँ मानचित्र की मदद से दिखाया गया है, द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश अटैक अगेंस्ट दी रेबेल्स। तो आप देख सकते हैं इस मानचित्र में कुछ प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट दिखाए गए हैं, साथ में ही ब्रिटिशर्स के जो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ उन्होंने अपने प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया वो इन एरोज के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ मेन लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट को पिक्चराइज किया गया है, जैसा कि आप पहचानते हैं ये सभी वो प्रमुख आंदोलनकारी या आंदोलन के नेता थे जिनके नेतृत्व में आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। आगे बढ़ेंगे। अब हम उस मुख्य उपविषय पर चर्चा करेंगे जिसका टाइटल है व्हाट द रिबेल्स वांटेड, विद्रोही क्या चाहते थे। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करें तो हम इस पूरे विषय को एक
ही फाइनली समराइज करना चाहें तो सभी विद्रोही ब्रिटिश राज का खात्मा चाहते थे। विद्रोही अपनी पुरानी व्यवस्था को बहाल कर देना चाहते थे। विद्रोही अपने साथ होने वाले हर उत्पीड़न को समाप्त कर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिश राज पूरी तरह से समाप्त हो जाए। फिर भी वास्तविक रूप से विद्रोही क्या चाहते थे, ऐसा कोई बहुत बड़ा विशेष जानकारी या कोई दस्तावेज तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकार कुछ स्रोत का इस्तेमाल करते हुए ये बताना चाहते हैं कि विद्रोहियों का कोई एक सिंगल मैनिफेस्टो नहीं था। सबके अलग अलग विद्रोह के अर्थ थे, सब अपने अपने हिसाब से कुछ अलग अलग बातें चाहते थे। विद्रोही क्या चाहते थे, इसकी जानकारी कुछ प्रोक्लेमेशंस और इतिहास से पता चलती है जो विद्रोहियों के द्वारा जारी किए गए थे, छोड़े गए थे। इसके बाद में विद्रोहियों ने ब्रिटिश डोमिनेशन को पूरी तरह चैलेंज किया और उनकी हर उस पॉलिसी को उन्होंने डिनाई करने की कोशिश की जो विद्रोहियों के खिलाफ ब्रिटिशर्स ने यूज करी। साथ ही विद्रोही अपना पॉलिटिकल रिकवर चाहते थे, यानी वो अपनी एक अल्टरनेटिव जो पावर थी उसको एस्टैब्लिश करना चाहते थे। जितने भी क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स ने भारतीय लोगों को या विद्रोहियों को मजबूर किया था अपनी कुछ नीतियों के तहत, वहाँ पर कुछ धर्म से संबंधित, कुछ जमीन से संबंधित, कुछ आजीविका से संबंधित जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उनको भी विद्रोही दूर कर देना चाहते थे। लेकिन इतिहासकारों का ये मानना है और कुछ साक्ष्य ऐसा कहते हैं कि विद्रोहियों का कोई एक मात्र उद्देश्य संभवतः इसका नहीं रहा। इस वजह से इसे ब्रिटिशर्स को दबाने में बहुत आसानी हुई। यहाँ हमने विद्रोहियों के कुछ चेहरे आपको दिखाए हुए हैं। तो हर कोई ये चाहता था कि जितना जल्दी ब्रिटिश राज समाप्त हो जाए उतना ही सभी के लिए अच्छा है। तो यहाँ व्हाट द रेबल्स वांटेड में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कोई एक विजन नहीं था, सबके अपने अपने विजन थे, लेकिन फिर भी सब लोग मिलकर ब्रिटिश राज का विरोध कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक आजमगढ़ घोषणा पत्र 25 अगस्त 1857 का जो बड़े पैमाने पर एक जानकारी देता है कि वास्तव में जो विद्रोही थे उनके जो अलग अलग वर्ग थे, अलग अलग जो लोग थे, वो सब अपने अपने हिसाब से विद्रोह को देख रहे थे। उनका अपना सबका नजरिया था। ये उस घोषणा पत्र का हिस्सा है जिसको बहादुर शाह जफर यानी कि मुगल शासक थे, जिनको आंदोलन का नेता मान लिया गया था, उनके नाम पर ये घोषणा जारी की गई, सब जुड़िए और इस ब्रिटिश राज को समाप्त करिए। अब हम बात करेंगे अगले विषय पर, विजन ऑफ यूनिटी, एकता की कल्पना। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो रिबेल थे उन्होंने अपनी जो घोषणाएं थी उन सब में लोगों से अपील की कि आप बिना जाति धर्म और किसी भी प्रकार के भेद को देखते हुए आइए सब एकजुट हो जाइए। और ये वो समय है जहाँ हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर ब्रिटिश रूल को समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी के साथ आह्वान किया कि जिसका भी जहाँ भी प्रयास हो वो सभी एकजुट होने का प्रयास करें, ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ें। इस प्रकार से यहाँ मोहम्मद और मोहम्मदी का नाम लेकर शासकों के नाम से अलग अलग नेताओं ने अपने अपने तरीकों से कुछ घोषणा पत्र जारी किए, कुछ लोगों से अपील की और कुछ लोगों को अपने ओर मिलाने का आह्वान किया, जिसमें आजमगढ़ जो प्रोक्लेमेशन 25 अगस्त 1857 का है, ये एक विशेष स्रोत के रूप में उपलब्ध है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विद्रोही थे वो हर उस चीज को, हर उस तरीके को खत्म कर देना चाहते थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लागू किया गया था और जहां विद्रोहियों को उससे परेशानी होती थी। तो यहाँ पर पूरा ये मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोहियों ने अपने अपने तरीके इस्तेमाल किए और जो भी व्यक्ति या जो भी वस्तु या जो भी क्षेत्र ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, जो भी उनके हिसाब से काम कर रहे थे, वो उन सबको अपना उत्पीड़क मानते थे। लिहाजा ऐसे भी संकेत मिलते हैं कि बीच बीच में विद्रोहियों ने उन लोगों के खिलाफ भी अपने एक्शंस लिए जो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पर उत्पीड़न के खिलाफ जितनी भी बातें सामने आ रही थी, विद्रोही उन सबका विरोध करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
यहाँ का सर्च फॉर अनलिमिटेड पावर, वैकल्पिक सत्ता की तलाश। यहाँ ये बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ ब्रिटिशर्स की हार हो गई और विद्रोहियों ने अपना कब्जा कर लिया, वहाँ वो सब अपने अपने तरीके से अपनी एक वैकल्पिक सत्ता तैयार कर देना चाहते थे। अलग अलग केंद्रों में अलग अलग नेताओं के आधार पर, अलग अलग नेताओं के नाम पर उन्होंने अपनी वैकल्पिक सत्ता प्रारंभ करने की कोशिश की। यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया है कि वो पहले वाले जो शासक थे, जो लोकल लीडर्स थे, उनको भी पॉलिटिकल लीडरशिप देने की कोशिश की। कुछ उन्होंने नियुक्तियाँ की, रेवेन्यू कलेक्ट किया, कुछ अपने ट्रुप्स भी ऑर्गेनाइज किए, कुछ आदेश भी जारी किए, और अवध और दूसरे रीजन्स में जहाँ पुराने जो पॉलिटिकल नेटवर्क था उसको भी उन्होंने दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश की। वैकल्पिक सत्ता में यहाँ देखा गया है कि कुछ प्रमुख जो विद्रोही थे, जो नेता थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से वहाँ पर सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। रिप्रेशन, दमन। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने की है कि ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से विद्रोह को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया, किस प्रकार से उसका दमन किया। तो यहाँ हम देखते हैं, दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो तस्वीर है जो टूटी फूटी स्थिति में दिख रही है, और नीचे यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें बहुत सारे लोगों के जो लाशें थी उनके निशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही इस बात को कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स से जो भी टकराया उसको उन्होंने नेस्ता नाबूद करने की कोशिश की। उन्होंने अपने अपने तरीके इस्तेमाल किए। उन्होंने हर संभव ये प्रयास किया कि कोई भी विद्रोही उनके प्रकोप से या प्रहार से बच ना पाए। यहाँ यदि हम लोग इस पर डिस्कस करें तो हम देखें, उन्होंने लार्ज स्केल पर मिलिट्री फोर्सेज अपॉइंट कर दी। उन्होंने उन सभी क्षेत्रों पर अपना कब्जा करने का प्रयास किया जहां विद्रोही अपना आंदोलन तेज कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने गांव से गांव, हर गांव में ये प्रयास किया कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में भी किसी प्रकार का कोई विद्रोह ना हो। बहुत सारे जो टुकड़ियां थी उनको कमजोर करने की कोशिश की। दोबारा से उन्होंने अपनी ताकत स्थापित करने की कोशिश की। जो ब्रिटिश फोटोग्राफ्स हैं वो बताते हैं कि उन्होंने हर संभव ये कोशिश किया कि सब कुछ डिसोलेशन और रिन्यू कर दिया जाए, जैसा कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को धमकियां भी दी गई कि यदि वो ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ जमींदारों को उन्होंने लालच दिया कि यदि वो आंदोलन से दूर हो जाते हैं या वो उनका साथ देते हैं तो उनकी जमीनें वापस कर दी जाएंगी। कुछ ऐसे कानून बना दिए गए। बहुत सारे प्रभावी तरीकों से ब्रिटिशर्स ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, और उन्होंने सबको ये संदेश देने का प्रयास किया कि जो भी ब्रिटिश राज से टकराएगा उसका एक ही पनिशमेंट है, वो है डेथ। अल्टीमेटली जो भी ब्रिटिशर्स के सामने आएगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये तस्वीरें इस बात की कहानी बता रही है कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। अब हम यहाँ पर विशेष तौर से ये जानेंगे कि आखिर हमारे पास ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके आधार पर हम लोग इमेज ऑफ द रिवोल्ट को समझ सकते हैं। ऐसी कौन सी जानकारी हमारे पास मौजूद है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में विद्रोह कितना बड़े स्तर पर खड़ा हुआ था, लेकिन किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने उसको आसानी से दबाने की कोशिश की। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला है विद्रोहियों के द्वारा कुछ घोषणाएं, कुछ नोटिफिकेशंस और कुछ लेटर्स जारी किए गए। वो हमारे पास एक स्रोत हैं तो ये बताते हैं कि किस प्रकार से विद्रोह को अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से, नजरिए से देखा। कुछ अकाउंट्स हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखे गए हैं, वो भी हमारे पास एक सोर्स हैं। ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, लेटर्स और डायरीज हैं जिनमें भी विद्रोह के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफी और ऑफिशियल हिस्ट्रीज हैं जो हमें बताती हैं कि विद्रोह का नेचर क्या था। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में जो अलग अलग तरह की इमेजेस छापी गई, जो अलग अलग तरह से मैसेजेस दिए गए, उसके माध्यम से भी हमें पता चलता है। कुछ पिक्टोरियल इमेज हैं जो इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों के द्वारा तैयार की गई, उनसे भी हमें ये पता चलता है कि हम विद्रोह के बारे में क्या समझ सकते हैं। इस न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स भी हमें विद्रोह की छवि के बारे में जानकारी देते हैं।
कुछ पिक्टोरियल इमेजेस हैं जो इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों के द्वारा तैयार की गई हैं, वो भी हमें बताती हैं कि किस प्रकार से विद्रोह को उस समय देखा जा रहा था। कुछ पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स, पोस्टर्स, एचिंग्स, कार्टून्स और बाजार प्रिंट्स, ये सभी वो स्रोत हैं जिनसे हमें विद्रोह के प्रकृति और उसके बारे में जानकारी मिलती है। तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी इमेजेस हैं वो विद्रोह की कहानी बता रही हैं। यहाँ पर ब्रिटिशर्स को जीत की मुद्रा में देखा गया है। यहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर जो ब्रिटिश लाइन जो बंगाल टाइगर के ऊपर झपट्टा मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि ब्रिटिशर से जो भी टकराएगा उसके ऊपर इसी प्रकार से खतरनाक और तेज तरार हमले किए जाएंगे। यहाँ की इमेज में कुछ महिलाएं हैं जो बहुत ही बेबसी महिला और बच्चे हैं जो लाचार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भारतीयों के द्वारा ये पोस्टर के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्दाना ताकत के रूप में दिखाया गया है। तो ये सभी जो स्रोत हैं हमें इमेज की छवि, जो विद्रोह की छवि है उसके बारे में बताने में सफल होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से सेलिब्रेट किया गया है अलग अलग तरीकों से कि जिसने भी ब्रिटिशर्स की तरफ से विद्रोह को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया उसको वहां पर किस प्रकार से महिमा मंडित किया गया है। तो यहाँ पर यह तस्वीर के माध्यम से बताया गया है कि जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स की जीत हुई है अंग्रेजी समाचार पत्रों में, उनके पोस्टर्स में और अलग अलग तरीकों से उनको एक विजेता के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया है। हीरोज की तरह उनको प्रेजेंट किया गया है और उन्होंने हर हमले को नाकाम कर दिया। इस तरह की छवि ब्रिटिशर्स के पास उन्होंने पहुंचाई है। तो हर कोई उनका गुणगान करने से पीछे नहीं रहा है। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आप किस प्रकार से विद्रोही का ब्रिटिशर्स से मुकाबला कर रहे हैं। तो यहाँ रक्षकों का अभिनंदन तस्वीरों के माध्यम से किया गया है। आगे देखते हैं, जब विद्रोह चल ही रहा था तो उस समय अंग्रेज महिलाओं की क्या स्थिति थी और ब्रिटेन में उसकी क्या चर्चा होती थी। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि जब विद्रोह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, अचानक से जब उसकी गति बढ़ रही थी तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो अपनी सेफ्टी को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही आशंकित थे। वो डरे डरे से सहमे से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक अकेली महिला जो अकेले अपने हाथ से ही, एक ही हाथ से जो विद्रोही है उनके ऊपर हमला करती हुई नजर आ रही है। यानी एक तरफ जहां लाचारी और बेबसी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर वो एक ताकतवर महिला के रूप में दिखाई गई। ऐसी तस्वीरें ब्रिटेन में जब छप रही थी तो पता चल रहा था कि विद्रोही चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनका डटकर मुकाबला किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ औरतों की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई गई। ब्रिटिशर्स ने इसको एक सकारात्मक रूप से वहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, क्योंकि महिलाएं भी कमजोर नहीं है, ब्रिटिश महिलाएं भी विद्रोहियों का मुकाबला कर सकते हैं। ये संदेश यहाँ देने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिशोध और सबक, विजिलेंस एंड रेट्रिब्यूशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर के माध्यम से, यहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो भी आवाज उठाई गई है उसका मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार का एक मैसेज दिया गया है कि हर उस विद्रोही से प्रतिशोध लिया जाएगा और उसे सबक सिखाया जाएगा ताकि वो भविष्य में दोबारा किसी भी प्रकार का विद्रोह करने की कोशिश ना की जाए। इस प्रकार से प्रतिशोध और सबक को पिक्चराइज और विजुअलाइज करने के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने अपनी छवि को जनता के सामने रखने की कोशिश की। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने दहशत का प्रदर्शन किया। तो आप ये दोनों तस्वीरें देख पा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो विद्रोही हैं उनको यहाँ चौड़े मैदान में खड़ा किया गया है और यहाँ आप ब्रिटिशर्स की ट्रूप्स देख सकते हैं और इन्हें सबके सामने खुले में सजा देकर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यदि ब्रिटिशर्स से टकराने की कोशिश की जाएगी तो उसे सबक सिखाया जाएगा। और चूंकि सबके सामने इस प्रकार की ताकत का प्रदर्शन करते हुए विद्रोहियों को खत्म करने की जो कोशिश की गई, वो एक संदेश देना चाहते थे कि उन्हें पूरी तरह से सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ भी इस तस्वीर में आप देख रहे हैं सबके सामने खुले में यहाँ पर फांसी पर लटके हुए विद्रोही दिखाई दे रहे हैं। उन्हें यहाँ चौड़े में ही सजा दी जा रही है और सजा देने का मकसद यही था कि वे लोग जो दूर से इनका समर्थन कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, वो भी ये बात समझ लें और सोच विचार कर ये जान लें कि यदि उन्होंने ब्रिटिशर्स से टकराने की कोशिश की तो उनके साथ भी यही व्यवहार किया जाएगा। तो दोनों तस्वीरें ब्रिटिशर्स को
विद्रोहियों के खिलाफ लिए जाने वाले एक्शंस की कहानी बता रही है, जो पूरी तरह से एक टेरर दिखाई दे रहा है। और ऐसे टेरर का प्रदर्शन जिस प्रकार से किया गया है, उसके पीछे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि किसी भी प्रकार से कोई भी विद्रोही भूल कर भी उनके खिलाफ आवाज ना उठाए। आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये लॉर्ड कैनिंग की तस्वीर है, जो एक सिपाही के सिर पर हाथ रखे हुए हैं। चूंकि यहाँ पर एक संदेश है, ब्रिटिश लोगों ने इस तरह की तस्वीरों के माध्यम से कहीं न कहीं ब्रिटिश जो उच्चाधिकारी थे उनका विरोध करने का प्रयास किया है। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि उन विद्रोहियों के लिए किसी प्रकार का कोई दयाभाव नहीं होना चाहिए जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है, नो टाइम फॉर क्लीमेंसी, दया के लिए कोई जगह नहीं है। चूंकि पिक्चराइज ये किया गया है कि जो भी ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे से बर्ताव करेगा वो उनकी दया का पात्र रहेगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसी तस्वीरों की आलोचना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को किस प्रकार देख रहे थे, उसको हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। 20वीं सेंचुरी में जो राष्ट्रवाद की जो लहर चली थी वो 1857 से ही प्रेरित थी। और रानी लक्ष्मीबाई जो एक महिला योद्धा थी, उनको एक हीरोइक वॉरियर के तौर पर और सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। आर्ट, लिटरेचर, फिल्म और पोस्टर्स, इन सभी के माध्यम से जो विद्रोह की जो यादें थी उनको जिंदा रखने का प्रयास किया गया, ताकि लोग आने वाले समय में अपने राष्ट्र हित को भूल न जाएं, राष्ट्र हित को वो सर्वोपरि माने और आने वाले समय में भी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रयासरत रहें। जो नेशनलिस्ट इमेजेस हैं उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से यहाँ लोगों के साथ में बर्ताव किया वो भी बताया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि फिल्म और पोस्टर्स के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्दाना ताकत के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से उस समय के राष्ट्रवादी आंदोलन को दिखाने का प्रयास किया गया है, ताकि सभी भारतीय लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को कमजोर न होने दें। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से 1857 के विद्रोह में 3 विशेष बातें विद्रोही क्या चाहते थे, उनका विजन क्या था, ये हमने समझने का प्रयास किया। ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से उसको दबाने की कोशिश की और फाइनली विद्रोह के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं। आइए अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और निष्कर्ष जो है वो इस प्रकार से है कि जो रिबेल्स थे उन्होंने ब्रिटिश डोमिनेशन को चैलेंज किया, उन्होंने चुनौती दी, अपने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को रिकवर करने का प्रयास किया। साथ ही जो घोषणाएं थी उनके माध्यम से उन्होंने एकता को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। साथ ही हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच जो एकता के प्रयास है उनको मजबूत करने का प्रयास किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी नीतियों में फूट डालो राज करो की नीति का विशेष इस्तेमाल किया। लेकिन जो विद्रोही थे उन्होंने हर समय भी प्रयास किया कि धर्म के नाम पर भारतीय लोग ना बटें, कमजोर ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास किया। यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने जो रेबेलियन था उसके लिए जो मिलिट्री रिकन्क्वेस्ट और सीवियर रिप्रेशन का जो तरीका इस्तेमाल किया वो भारतीयों के लिए बहुत ही पीड़ादायक था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से आंदोलन को, ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से जो विद्रोह था उसको कमजोर करने की और बचाने की पूरी कोशिश की। ब्रिटिश इमेजेस में ब्रिटिशर्स के जो मुखिया थे, जो उनके आर्मी चीफ थे, उन सब ने जो प्रयास किए उसको ब्रिटेन में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने महिमा मंडित किया और वहाँ लोगों को बताने का प्रयास किया कि ब्रिटिश लोगों से जो भी टकराएगा उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और उन्होंने दहशत का प्रदर्शन किया और लोगों के मन में एक डर पैदा किया ताकि कोई भी उनके खिलाफ आवाज न उठा। Nationalist image be transformed 1857 into a powerful memory of resistance and sacrifice। 1857 का जो विद्रोह था अंततः अल्टीमेटली पूरी विरोध का और एक त्याग और बलिदान का प्रतीक साबित हुआ, जिसने
जिसने हर भारतीय को इस बात के लिए प्रेरित किया, तैयार किया कि भारत की सुरक्षा किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, भारत की सुरक्षा सभी लोगों की सम्मिलित जिम्मेदारी है। लिहाजा उसकी सुरक्षा के लिए, उसके हित के लिए सभी भारतीयों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको हम लोग यदि कुछ बिंदुओं में समराइज करें तो वो इस प्रकार से होंगे कि जो 1857 का जो विद्रोह था उसने ब्रिटिश जो डोमिनेशन था, ब्रिटिश जो प्रभुत्व था, उसको चुनौती पेश की। जो विद्रोही थे उनकी घोषणाएं, उनके जो तौर तरीके थे काम करने के, उसने एकता को प्रोत्साहित करने का, एकता को बल देने का काम किया। जो विद्रोही थे उन्होंने अपनी तरफ से एक वैकल्पिक सत्ता की तलाश की भी कोशिशें की और एक अल्टरनेटिव अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया। ब्रिटिशर्स ने पूरी ताकत से हिंसात्मक तरीके का इस्तेमाल करते हुए विद्रोहियों को और विद्रोह को दबाने की कोशिश की। काफी हद तक वो उसमें सफल भी रहे। ब्रिटिश और नेशनलिस्ट इमेज है वो विद्रोह की अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने रखती हैं, जिससे हर व्यक्ति उसे अलग अलग तरह से समझने का प्रयास करता है। ब्रिटिशर्स ने विद्रोह को अपने नजरिए से देखा, जबकि भारतीय राष्ट्रवादी लोगों ने विद्रोह को अपने नजरिए से देखा। तो इस प्रकार से कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको हम लोग एक नजर में देख सकते हैं। ये जो चैप्टर हमने डिस्कस किया है उसका जो शॉर्ट्स है वो NCERT बुक का है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, रिबेल एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक शॉर्ट स्पेस क्वेश्चन रखा है, चैप्टर का एक शॉर्ट्स हमने यहाँ पर लिया है, जिसमें फिर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ब्रिटिश इन डीलिंग विद द विलेजर्स। स्टूडेंट्स इस शॉर्ट्स को पढ़ के और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। जब इसमें विद्यार्थी पढ़ लेंगे, इसका टाइटल है विलेजर्स एंड रेबल्स, यानी जो ग्रामीण थे वो विद्रोही के रूप में, तो इस स्रोत के माध्यम से वो अपनी समझ विकसित करेंगे। इसको हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों को एक विषय वस्तु यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, जिसको पढ़ने के बाद में वो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, इससे उनकी अपनी समझ विकसित होगी। तो ये क्वेश्चन हमने रखा है यहाँ पे। यदि हम आगे बढ़ें तो उस प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम उस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 3 बातें सामने आती हैं। वो ब्रिटिशर्स कौन सी मुख्य परेशानियों का सामना कर रहे थे। तो यहाँ पर पहली बात यह है कि जो ग्रामीण थे, जो विलेजर्स थे, द विलेजर्स प्रेस डाउन ऑन नॉर्दर्न कम्युनिकेशन लाइन्स, यानी विद्रोहियों ने उत्तर में पूरी तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो कम्युनिकेशन यानी जो संचार व्यवस्था थी उसको ठप करने का प्रयास किया। उन्होंने उनके संपर्क को काटने की कोशिश की, यानी संपर्क उन्होंने काटा। They were integral because they melted away and regrouped। वो इस प्रकार से विद्रोह कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स को समझ ही नहीं आ रहा, वो अदृश्य हो जाते, फिर दोबारा से इकट्ठे होके और एक समूह में उन्हें दिखाई देते। तो ये बड़ा चैलेंज था ब्रिटिशर्स के लिए कि ऐसे विद्रोहियों को किस प्रकार से नियंत्रित करें। फाइनली जो विद्रोही थे वो बहुत बड़ी संख्या में अपने आर्मामेंट्स और गन्स के साथ में इकट्ठे होते थे, जिनका मुकाबला ब्रिटिशर्स को करने में दिक्कतें होती थी। तो जो केस बेस्ड क्वेश्चन था उसके हमने यहाँ उत्तर डाला है और इस उत्तर से बच्चे अपनी जानकारी को आगे विकसित कर सकते हैं। थैंक यू फॉर